अरे कब से फोन बज रहा है, उठाओ ना, डिस्टर्ब हो रहा है भाई। सुमन चाय पीते हुए गलती से फोन उस कमरे में छोड़ आई थी जहां पर उसके पति निखिल वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। आ रही हूँ, किसका फोन है? सुमन रसोई से ही चिल्लाई। तुम्हारे साहिब का, निखिल ने भी उसी कोफ्त से चिल्लाकर जवाब दिया। जब तक सुमन ने कमरे में आकर फोन उठाया तब तक कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। तुम्हारे साहिब को कोई काम धंधा नहीं है क्या? सुबह सुबह फोन मिला देते हैं, कॉल बैक कर लो, कहीं तुम लेखन जगत की किसी जरूरी बात से महरूम ना रह जाओ। निखिल ने हंसते हुए व्यंग्य बाण चलाया। सुमन ने उसकी तरफ बुरा सा मुंह बनाया और फोन लेकर चलती बनी। बाहर आकर भी उसने वापस साहिब को फोन नहीं मिलाया। निखिल को क्या बोलती, वो खुद ही त्रस्त हो चुकी थी उनसे। माफ कीजिए, आपसे इन तीनों का पूरा परिचय नहीं कराया। दिल्ली निवासी सुमन एक जानी मानी कहानीकार थी जो प्रिंट और डिजिटल पत्र पत्रिकाओं में काफी समय से सुमन पुष्प नाम से कहानियां लिखा करती थी। उम्र 45 पार हो गई थी। बेटी मानसी मेडिकल की तैयारी कर रही थी। पति निखिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो पहले लॉकडाउन के बाद से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। 3 BHK फ्लैट में तीनों प्राणियों को अपने लिए एक एक कमरा मिल जाता था, इसलिए तीनों का काम सुकून से चल रहा था। अपने अपने कमरों में लैपटॉप खोले निखिल ऑफिस का काम करता, मानसी पढ़ाई करती और सुमन दैनिक घरेलू दायित्वों से निपट कहानियां लिख लिया करती। साथ ही कुछ कहानीकार दोस्तों से गप्पे मार लिया करती, जिससे कहानी जगत की गतिविधियों के बारे में पता चलता रहता। उसकी लेखक मित्र मंडली में 4-5 लोग ही थे, मगर पिछले साल भर से इस मंडली में एक नए रोचक पात्र जुड़े थे। सचिन साहिब, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्राध्यापक थे और शौकिया कहानियां खते थे। इनकी कहानियां सामान्य ही होती, फिर भी खुद को बड़ा साहित्यकार समझने में कोई कसर न छोड़ते। सुमन से इनकी जान पहचान सोशल मीडिया पर बने एक साहित्यिक ग्रुप पर हुई थी। उन्होंने सुमन की कहानियों की तारीफों में कसीदे पढ़ते हुए उसे मैसेंजर में संदेश भेजने आरंभ कर दिए। तारीफों में किसी भी तरह की असभ्यता, अशिष्टता न होती, इसलिए सुमन भी धन्यवाद लिख दिया करती। एक दिन एक कहानी प्रतियोगिता की आवश्यक सूचना देने हेतु सचिन साहिब ने सुमन का फोन नंबर मांगा। उसने भी दे दिया और तब से वे उसे आए दिन फोन करने लगे। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो उनकी बातों में कुछ भी ऐसा न होता जिस पर ऐतराज किया जा सके, या तो लेखन की तारीफ होती या किसी न किसी तरह की जानकारी होती। पर कुछ तो था जो सुमन को अखर जाता। उसकी छठी इंद्री उसको आभास दिलाती, कहीं कुछ तो गड़बड़ है, इनसे ज्यादा फॉर्मल नहीं होना चाहिए, मगर किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में सुमन उनकी बजाय अपनी सोच पर ही संशय कर लिया करती। सचिन साहिब के साथ एक समस्या और थी, वो ये कि उनका फोन एक बार ले लिया जाता तो फिर जल्दी पीछा ना छूटता। पता नहीं कहाँ कहाँ की हाँकते। सुमन ने अपने फोन पर उनका नाम सचिन साहिब सेव किया हुआ था, जिसे देखकर निखिल बड़ा मजाक उड़ाते। ये साहिब से क्या मतलब है? सुमन समझाती, साहिब उनका तखल्लुस है, यानी उपनाम। लगभग सभी लेखक अपना कोई उपनाम रखते हैं, जैसे साहिर, लुधियानवी, जिगर, मुरादाबादी, मैंने भी तो रखा सुमन पुष्प। वो तो ठीक है, मगर साहिब ही क्यों? कुछ और भी हो सकता था, दास ही रख लेते। उनका तखल्लुस उनकी मर्जी, तुम्हें क्या? सुमन निखिल को झिड़क देती। तब से उनका फोन आते ही निखिल साहिब का फोन आ गया, साहिब याद कर रहे हैं कहकर सुमन को चिढ़ाना शुरू कर देते। हुआ यूं कि साल भर में सुमन का सचिन साहिब से 2-3 बार कभी पुस्तक मेले में तो कभी साहित्यिक सम्मेलन में सपत्नीक मिलना भी हो गया। सुमन को उनकी पत्नी सरला नाम के अनुरूप बड़ी विनम्र और मिलनसार महिला लगी। दोनों में अच्छी बातचीत हुई थी। व्यक्तिगत रूप से भी सुमन को सचिन साहिब बड़े भद्र और हंसमुख आदमी लगे। इन कारणों से भी वो उनको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखने लगी थी। आज वो जल्दी से काम निपटा कर एक नई कहानी शुरू करना चाहती थी, इसलिए साहिब को कॉल बैक कर समय बर्बाद करना उचित नहीं समझा। लैपटॉप खोला ही था कि वापस उनका फोन आ गया। सुमन ने अनने ही सही मगर उठा लिया। हर बार की तरह फिर वही पिछली प्रकाशित कहानी की तारीफों के पुल बंधे, लेखनी की तारीफें की।
इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की। साहित्य कला निकेतन में कहानी प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है, वहां पर अपना नव प्रकाशित कहानी संग्रह जरूर भेजिएगा। अच्छा पुरस्कार है। मेरी चयनकर्ताओं से अच्छी जान पहचान है, वे आप जैसी लेखनी को ही ढूंढ रहे हैं। मैं लिख कर दे सकता हूँ, वहाँ आपकी किताब ही जीतेगी। मेरी कहानियों में इस भरोसे के लिए आपका धन्यवाद। सुमन ने अतिरेक प्रशंसा से झेंपते हुए कहा। एक बात और कहनी है, देखिए यह बात मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि समकालीन रचनाकारों में बस एक आप ही हैं, जो इस पुरस्कार के योग्य हैं, बाकी सब तो साहित्य का नाम डुबोने में लगे हैं। इसलिए ये बात कहीं शेयर मत कीजिएगा। जी जरूर, आप मुझे पता दीजिएगा। सुमन फोन पर बात कर ही रही थी कि पीछे से लगातार पारुल शर्मा के फोन आए जा रहे थे। सचिन साहेब का फोन रख उसने पारुल का फोन उठाया। वो नवांकुर लेखिका थी, सुमन को बड़ी दीदी की तरह मानती थी, उससे हर तरह का सलाह मशवरा कर लिया करती थी। साथ ही पारुल सुमन के लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी। लेखन जगत में क्या प्रश्नवाचक चिन्ह चल रहा है, एक एक बात की जानकारी पारुल जुटा लिया करती थी और ब्रॉडकास्ट किया करती थी। दी, आपको एक जरूरी बात बतानी है। हाँ कहो ना, मगर प्रॉमिस कीजिए किसी और को नहीं बताएंगी। हाँ बाबा नहीं बताऊंगी। तो सुनिए, साहित्य कला निकेतन में एक प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है, अच्छा पुरस्कार है, वहाँ पर अपनी पुस्तक जरूर भेजिएगा। मैं एड्रेस मिलते ही आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। सुमन चौंकी। सचिन साहिब अभी अभी इसी पुरस्कार की तो बात कर रहे थे और उन्होंने मुझे यही कहा था, किसी को बताना नहीं। ये हर कोई इस प्रतियोगिता की जानकारी गुप्त क्यों रखना चाह रहा है? पारुल एक बात पूछूं, तुमको यह जानकारी कहाँ से मिली? दी, वो नहीं बता सकती, जिन्होंने मुझे बताया है उन्होंने किसी और को बताने को मना किया था। फिर मैंने सोचा आप तो मेरी अपनी हैं, मेरी कितनी मदद करती हैं, इसलिए आपको बताए बिना मुझसे रहा नहीं गया। सुमन को कुछ खटका और वो तुरंत बोल पड़ी, कहीं सचिन साहिब ने तो नहीं बताया? यह नाम सुनकर पारुल हड़बड़ा गई। अरे बोल ना, सुमन ने जोर देकर पूछा। दी, आपको कैसे पता चला? देखिए उन्हें पता ना चले कि मैंने आपको बता दिया। उन्होंने मुझे किसी को भी बताने को मना किया था। यह सुनकर सुमन को बड़ा गुस्सा आया। अरे, जब तुम्हारा फोन आ रहा था, तब मैं उन्हीं से बात कर रही थी। वे मुझे भी इसी पुरस्कार के बारे में बता रहे थे, साथ ही यह भी कह रहे थे कि किसी को मत बताना। क्या? सुनकर पारुल के कान खड़े हो गए। अरे ऐसा कैसे? मेरे से इतने प्रॉमिस लिए कि ये बात वे सिर्फ मुझे बता रहे हैं, मैं और किसी को ना बताऊं। मुझसे भी यही कहा था। कह रहे थे समकालीन लेखिकाओं में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसलिए वे चाहते हैं ये पुरस्कार मुझे ही मिले। अरे दी, सेम टू सेम। मुझे भी कहा था। हे भगवान, कितना दोगला आदमी। कला ये। पारुल की आवाज में कड़वाहट घुल गई। दोनों तरफ घोर अंधकार छा गया। ये क्या माजरा था? एक प्रशंसा के एक तीर से दो निशाने साधे जा रहे थे। निंदा का मारा तो आत्मरक्षा के जुगाड़ भी कर ले, मगर प्रशंसा के मारे को तो भनक भी ना लगे कि उसका कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसके बाद धीरे धीरे दोनों ने उनके बारे में जो भी बातें एक दूसरे को बताई, वे कॉमन थी। यानी दोनों की भरपूर सराहना करना, नियमित फोन करना, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड की भूमिका निभाते हुए तारीफें बटोरना, और ये जताना कि ये कृपा सिर्फ अकेले उन्हीं पर हो रही है, क्योंकि सिर्फ वे ही हैं जो इस कृपा की पात्र हैं। सुमन तो नाक की सीध में चलने वाली सीधी सादी लेखिका थी, मगर तेजतर्रार पारुल कहाँ सचिन साहिब को सस्ते में छोड़ने वाली थी। उससे तो वो भोला प्राणी लगभग रोज ही बहाने से बतियाया करता था। पारुल ये सोचकर ही सिहर गई कि जिसे वो अपना शुभचिंतक समर्पित पाठक समझ रही थी, वो अधेड़ उम्र का आदमी अपनी बेटी की उम्र की लड़की को बातों के जाल में फंसाकर उससे निकटता का रस ले रहा था, उससे फ्लर्ट कर अपनी मानसिक कुंठा शांत कर रहा था। माथे पर गुस्से की लकीरें खींचे पारुल पूरा दिन फुल फॉर्म में रही। 10 जगह फोन कर डाले और शाम तक 3-4 और लेखिकाओं से बातचीत कर जानकारी जुटा ली कि ऐसा वे सभी के साथ किया करते हैं। सचिन साहिब के शहर इलाहाबाद की ही एक लेखिका कौमुदी श्रीवास्तव ने तो यह तक बताया,
मैंने उनके बारे एक बात बार बार नोटिस की है कि वे अपनी पत्नी की उपस्थिति में लेखिकाओं को जरा भी भाव नहीं देते। बड़ी सज्जनता से एक संयमित दूरी बनाए रखते हैं, संक्षिप्त सा वार्तालाप करते हैं, लेकिन जब पत्नी सामने न हो तब उनके भीतर लेखिकाओं के प्रति भरा प्रेम, मंगल भावना प्रबल होकर छलक छलक कर बाहर आती है। पारुल से यह बात सुनकर सुम को भी बहुत कुछ याद आने लगा। कितनी बार ऐसा हुआ कि सचिन साहेब का फोन आता था, वे लंबी लंबी हाँकते थे। सुमन बीच में कहा भी करती थी, जरा भाभी जी से बात कराइए, उन्हें भी नमस्ते कह लें। तो वे कुछ न कुछ बहाना बना दिया करते थे, यानी वे पत्नी की अनुपस्थिति में ही महिलाओं को फोन करते हैं। सुमन सन थी। सचिन साहेब की जो सज्जन छवि उसने मन में बनाई हुई थी, वो आज भरभरा कर गिर गई थी। वो जान गई थी कि उनकी ये विशेष कृपाएं सिर्फ लेखिकाओं पर ही बरसती थी। पुरुष कलमकार उनकी इस कृपा दृष्टि से पूरी तरह अछूते थे। सुमन ने एक लेखक साथी से इस संबंध में बात की तो वो हंसते हुए बोले थे, अच्छा है आप समझ गई, हम तो उनका ये रूप कब से देख रहे हैं। अपनी इसी रंगीले स्वभाव के कारण लेखकों में उनका नाम सचिन छबीला प्रसिद्ध है। अब तो सुमन को कांटों तो खून नहीं था। निखिल उसकी हालत देखकर हंस हंस कर दोहरे हुए जा रहे थे। और सुनो झूठी तारीफें, अरे माना मैं तुम्हारी कहानियों की कम तारीफ करता हूँ, मगर जो करता हूँ सच्ची करता हूँ, मगर तुम्हारा खून तो साहेब की झूठी तारीफों से ही बढ़ता था ना। वैसे तो तुम राइटर अपने आप को बड़े बुद्धिजीवी बनते हो और इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि कौन कब क्यों जरूरत से ज्यादा चेप रहा है। सुमन बुरी तरह चिढ़ी हुई थी। नहीं, इस बंदे को ऐसे तो नहीं छोड़ने वाले, कुछ न कुछ सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। सारी जानकारियां जुटाकर और तैयारियां कर एक शाम पारुल और सुमन ने अपनी ही जैसी 3 लेखिकाओं की एक कॉन्फ्रेंस कॉल रखी। मुद्दा था सचिन साहेब जैसे झूठे फ्लर्ट को कैसे सबक सिखाया जाए। वो जो अपनी पत्नी की आंखों में देवता समान बना बैठा है और गाइड फिलोसोफर बनकर अपने हिडन एजेंडा पूरा कर रहा है, उसे यूं सस्ते में नहीं छोड़ना चाहिए। सुमन ने सबसे पहले उनकी पत्नी का फोन नंबर अरेंज करने को कहा, जिसकी जिम्मेदारी उन्हीं के शहर की कौमुदी ने ले ली। कौमुदी की एक सहेली सचिन साहेब की सोसाइटी में रहती थी। उस सोसाइटी की महिलाओं ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था, जिसमें उनकी पत्नी सरला भी शामिल थी, इसलिए कौमुदी को उनका नंबर खोजने में परेशानी नहीं हुई। उस मीटिंग में सबने मिलकर पहले तो सचिन साहेब को जी भर के कोसा, फिर सबने अपने अपने अनुभव शेयर किए कि सिर्फ वे एक अकेले ऐसे रंगीले छुपे रुस्तम नहीं हैं और भी कुछ हैं, जो महिला साथियों की शराफ्त का फायदा उठाते हुए भी शरीफ बने हुए हैं। वे सोशल मीडिया में पब्लिकली तो सज्जन और शांत बने रहते हैं, लेकिन पर्सनल मैसेज में खूब फूल, गुलदस्ते, सुप्रभात, शुभरात्रि के संदेश भेजते हैं, वो भी रूमानी शेरो शायरी, कविताओं के साथ। इन सबको कुछ न कुछ सबक सिखाना तो बनता ही था, मगर सबसे पहले सचिन साहेब से निपटना था। उनके लिए बहुत सोच विचार कर कुछ तय किया गया, जिसे सही समय पर सही तरीके से अंजाम देना था। 2 दिन बाद सचिन साहेब के दिल में फिर मनचली हिलोरें उठी और आज उन्होंने फोन मिलाया पारुल को। पारुल तो 2 दिनों से इसी घड़ी के इंतजार में चौकस थी। जैसे ही उनकी कॉल देखी, तुरंत ईयरफोन लगाकर उनकी कॉल रिसीव की और खूब बातें बनाने लगी। बीच में उसने उनकी पत्नी के बारे में पूछा, तो वे हमेशा की तरह ये कहकर टाल गए, पत्नी जरा पड़ोस में गई हैं, आती हैं तो बात कराता हूँ। बात करते करते पारुल ने सुमन को मैसेज कर दिया कि मेरी साहेब से बात चल रही है, वे कह रहे हैं पत्नी पड़ोस में गई हुई हैं। बस ठीक उसी समय सुमन ने सचिन साहेब की पत्नी सरला को फोन मिला दिया और बातचीत शुरू कर दी। नमस्ते सरला जी, कैसी हैं आप? जब से हम साहित्य सम्मेलन में मिले थे, तब से बड़ी इच्छा थी आपसे बात करने की। सचिन जी के तो हर दूसरे तीसरे दिन फोन आते रहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। बात करते हैं, उनकी बातें इतनी रोचक होती हैं कि कब घंटा बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मैं उनको बार बार बोलती भी हूँ कि जरा आपसे भी बात कराएं, मगर आप हमेशा कहीं बाहर गई हुई होती हैं या सो रही होती हैं। अरे ये क्या कह रही हैं आप? जब से ये मुआ कोरोना आया है मैं तो कहीं आती जाती ही नहीं,
घर में ही रहती हूँ और दोपहर में तो मैं बिल्कुल नहीं सोती। ओह अच्छा, फिर वो हर बार ऐसा क्यों कहते हैं? बड़े आश्चर्य की बात है ये तो। मेरा तो बड़ा मन करता है आपसे बात करने का। चलिए छोड़िए, अभी तो आप पड़ोस में आई हुई हैं, व्यस्त होंगी। घर पहुंचकर बताइएगा, तब आराम से बात करेंगे। अरे किसने कहाँ पड़ोस में गई हूँ, मैं तो घर पर ही हूँ। ओह मगर सचिन जी जो अभी घंटे भर से लेखिका पारुल शर्मा से फोन पर बात कर रहे हैं, उन्होंने ही पारुल को बताया कि आप तो पड़ोस में गई हैं, अतः आपसे बात नहीं हो पाएगी। दरअसल हुआ यूं कि हम एक ऑनलाइन महिला सम्मेलन में आपको आमंत्रित करना चाहते थे, उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहते थे। इसीलिए पारुल ने मुझे मैसेज कर दिया था कि मैं आपके फोन पर आपसे सीधे बात कर लूं, क्योंकि सचिन जी को तो आप जानती ही हैं, एक बार हमें फोन मिला लें तो घंटे भर से पहले रखते ही नहीं। कितनी तारीफें करते हैं, कितना मार्गदर्शन देते हैं, वो भी किसी एक को नहीं, सभी लेखिकाओं को। सुमन बड़ी चालाकी से पासे फेंक रही थी। सरला के भीतर जो आग लग चुकी थी, उसने जो जलाया था उसकी गंध सुमन तक भी पहुंच रही थी। घंटे भर से बात कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा था बाजार से जरा सब्जी वगैरह ले आओ, तो बोलने लगे अभी बहुत जरूरी लेखन कार्य में व्यस्त हूँ, इसलिए अपने कमरे में जा रहा हूँ, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। बस ऐसे ही मूडी हैं वे। पति के मन का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए, खुद पति भी नहीं जान पाता, पत्नी भल? प्रश्नवाचक चिन्ह। कैसे जान पाएगी? उन्हीं की एक कहानी की पंक्ति है, मुझे बड़ी पसंद है, सुमन ने हंसते हुए कहा। वैसे भी व्यक्तिगत हित से ज्यादा परहित ज्यादा भाता है उन्हें। संत आदमी जो ठहरे, दे रहे होंगे कुछ ज्ञान पारुल को। आए बड़े संत, सरला बुदाई। अच्छा अभी फोन रखती हूँ, फिर बात करते हैं। सरला ने जिस ताव में फोन काटा सुमन समझ चुकी थी अब ये बम जाकर सीधा साहेब पर फटेगा। उसके मुंह से हंसते हुए बरबस निकल पड़ा, ए साहिब तेरी साहिबी आज लुटी बेभाव। उस दिन के बाद से सुमन के मोबाइल पर निखिल ने कभी सचिन साहिब नाम से फोन घंघनाता नहीं सुना।